आप सभी को नमस्कार। मैं क्षितेश जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा। आज हम बी.कॉम पार्ट 2 के कंपनी लॉ विषय के 5वीं यूनिट के टॉपिक बहुमत की शक्ति और अल्पसंख्यक अंशधारकों के अधिकार यानी मेजॉरिटी पावर्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह कंपनी लॉ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं कंपनी का आशय एवं प्रबंध व्यवस्था, बहुमत की शक्तियाँ, अहस्तक्षेप का सिद्धांत और अल्पसंख्यक अंशधारियों के अधिकार। सबसे पहले हम कंपनी का आशय एवं प्रबंध व्यवस्था को समझ लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्यावसायिक संगठन के बहुत से प्रारूप प्रचलित हैं, जिनमें एकाकी व्यवसायी, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का समूह, व्यक्तियों का संघ, यह सब व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। व्यावसायिक संगठन के इन प्रारूपों में कंपनी भी एक महत्वपूर्ण प्रारूप है। कंपनी का निर्माण विधान के द्वारा किया जाता है। इसे कृत्रिम व्यक्ति के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार एक कृत्रिम व्यक्ति व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकता है, उसी प्रकार से कंपनी भी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन कर सकती है। इसका निर्माण कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष उद्देश्य से किया जाता है। कंपनी की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है पृथक वैधानिक अस्तित्व या सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका अर्थ है कंपनी का स्वयं का एक वैधानिक अस्तित्व होता है। कंपनी अपने सदस्यों से अलग होती है। यदि कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था पर कोई दावा किया जाता है तो इसे सदस्यों या अंशधारियों के द्वारा किया गया दावा नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से यदि कंपनी के ऊपर किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा दावा किया जाता है तो इसे कंपनी के सदस्यों या अंशधारियों के ऊपर दावा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही कंपनी की आय या लाभ अंशधारियों के व्यक्तिगत लाभ से भिन्न होते हैं। कंपनी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सीमित दायित्व या लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका अर्थ है कंपनी में प्रत्येक अंशधारी का दायित्व सामान्यतः उसके द्वारा खरीदे गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। अर्थात यदि कंपनी को कभी हानि हो जाए तो ऐसी दशा में कंपनी की ऋणदाताओं के द्वारा अंशधारियों की निजी संपत्ति पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कंपनी में प्रतिनिधि प्रबंध व्यवस्था या रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट सिस्टम होता है। क्योंकि कंपनी में अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए यह संभव नहीं हो पाता कि कंपनी के सभी अंशधारी कंपनी के व्यवसाय के संचालन में सक्रिय रूप से भागीदारी कर पाएं। इसलिए अंशधारियों के द्वारा कंपनी का प्रबंध अपने चुने गए प्रतिनिधियों या संचालकों के द्वारा किया जाता है। अब हम कंपनी के प्रस्ताव या रेजोल्यूशन पर चर्चा करते हैं। कंपनी के द्वारा व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन और निर्णय के लिए सामान्य सभा बुलाई जाती है। इन सभाओं में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रस्ताव रखे जाते हैं और अंशधारियों या सदस्यों के द्वारा मतदान में भाग लिया जाता है। ये प्रस्ताव दो प्रकार के होते हैं, साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव। साधारण प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास किए जाते हैं, जिसमें कम से कम 51% मत का होना आवश्यक होता है। अर्थात किसी प्रस्ताव में यदि आधे से अधिक मतदाताओं ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है तो वह प्रस्ताव पारित माना जाता है। इसके अतिरिक्त विशेष प्रस्ताव वह है जिसे पारित करने के लिए उस प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 3/4 या 75% मत का प्राप्त होना जरूरी होता है। इसका मतलब है कि यदि 3/4 सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में मत देते हैं तभी वह प्रस्ताव पारित माना जाएगा। इन दोनों ही प्रस्तावों की स्थिति में सभी जो निर्णय जो होते हैं वो बहुमत के आधार पर ही लिए जाते हैं। अब बहुमत अंशधारी और अल्पमत अंशधारियों का अर्थ हम समझ लेते हैं। बहुमत अंशधारी या मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स उन्हें कहते हैं जिनके पास कंपनी के 50% से अधिक अंश होते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ उन अंशधारियों की संख्या सीमित हो, परंतु उनके पास कंपनी के 50% से अधिक अंश हैं। मान लेते हैं कि उनके पास कंपनी के 80% अंश हैं, तो वे बहुमत अंशधारी कहलाएंगे। इनके द्वारा लिए गए निर्णय कंपनी के सभी अंशधारियों पर बाध्यकारी होंगे। इसके अतिरिक्त अल्पमत अंशधारी या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स उन अंशधारियों को कहा जाता है जिनके पास कंपनी के 50% से कम अंश है। ऐसा हो सकता है कि इन अंशधारियों की संख्या बहुत अधिक हो, परंतु चूंकि इनके पास कंपनी के 50% से कम अंश है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि उनके पास कंपनी के 20% अंश है, तो उन्हें अल्पमत अंशधारी कहेंगे। अल्पमत अंशधारियों के द्वारा लिए गए निर्णय कंपनी के सभी अंशधारियों पर लागू हो ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से कंपनी में बहुमत का सिद्धांत प्रचलित होता है। अब बहुमत के नियम में कुछ मुख्य बिंदु जो निहित हैं उन पर हम चर्चा करते हैं।
कंपनी के प्रत्येक सदस्य या अंशधारी को यह ज्ञात होता है कि कंपनी में बहुमत का प्रभुत्व है। बहुमत से लिया गया निर्णय सभी पर बाध्यकारी होता है। बहुमत से लिए गए निर्णय के विरुद्ध अल्पमत अंशधारी सामान्यतः कोई शिकायत नहीं कर सकते हैं। बहुमत से लिए गए निर्णय कंपनी की पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत लिए जाते हैं, अतः इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे ही अहस्तक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात न्यायालय तब तक कंपनी के कार्य प्रणाली या प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक किसी प्रकार के नियम का उल्लंघन नहीं हो जाता है। यानी बहुमत से लिए गए निर्णय के विरुद्ध तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या बहुमत से लिए गए निर्णय हर परिस्थिति में अल्पमत अंशधारियों के लिए बाध्यकारी होंगे, या अगर उनमें कुछ विवाद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक विवाद जो कि इस अल्पमत और बहुमत के अंशधारियों के लिए एक मील का पत्थर माना जाता है, इसे कहते हैं फास बनाम हर्बर्टल का विवाद। इस केस में दो अंशधारियों ने अपने और अन्य अंशधारियों की ओर से कंपनी के संचालकों के विरुद्ध न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया था। उनका कहना था कि कंपनी के संचालकों ने कपटपूर्ण कार्य किया है और अवैध व्यवहार किया है। उन्होंने कंपनी की संपत्ति का दुरुपयोग किया है और इससे कंपनी को काफ़ी हानि उठानी पड़ी है। इस विवाद में दोनों पक्षों की बात सुनी गई और निष्कर्ष सही पाया गया कि संचालकों के द्वारा कुछ कपटपूर्ण और अवैध कार्य किया गया है। इस केस में न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यायालय का निर्णय था कि संचालकों के जो कार्य हैं वो बहुमत अंशधारी उसकी साधारण सभा में पुष्टि कर सकते हैं। दूसरा निर्णय था इसमें संचालकों के कारण कंपनी को जो हानि हुई थी उस संबंध में संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई करना है या नहीं करना है, इसका निर्णय करने का अधिकार बहुमत अंशधारियों को ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त निर्णय दिया गया कि कंपनी के आंतरिक प्रबंध में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूँकि अहस्तक्षेप का सिद्धांत है, अतः न्यायालय तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक किसी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया जाता है। इस केस में एक और निर्णय दिया गया कि कंपनी के प्रति किए गए किसी गलत कार्य से यदि कंपनी को या उसकी संपत्ति को किसी प्रकार की हानि होती है तो उस क्षति की पूर्ति पाने के लिए कार्रवाई केवल कंपनी कर सकती है। अर्थात कई अल्पमत अंशधारी जिससे कंपनी को क्षति हुई हो या जिसके हितों का उल्लंघन हुआ हो वह न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता। न्यायालय में केवल कंपनी के द्वारा ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि सामान्य रूप से बहुमत का सिद्धांत लागू होता है, इसलिए आज भी यह नियम सभी देशों में कंपनी अधिनियम के मूलभूत नियम के रूप में विद्यमान है। अब फास बनाम हर्बर्टल के नियम में हमें चिंतन करना है या कुछ प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न होने चाहिए, जैसे कि क्या कंपनी के बहुमत सदस्य कंपनी के अधिकार क्षेत्र के किसी भी ऐसे कार्य का अनुमोदन कर सकते हैं जिससे कंपनी के आंतरिक प्रबंध का अतिक्रमण किया गया हो? क्या संचालक अपनी शक्ति से परे कार्य कर सकते हैं? क्या बहुमत का निर्णय प्रत्येक स्थिति में प्रभावी होगा? क्या बहुमत के निर्णय से यदि कंपनी को हानि होती है तो उसके विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता? कालांतर में फास बनाम हर्बर्टल के निर्णय के विरुद्ध कई अपील हुई और उनसे जो निर्णय लिए गए जिन्हें फास बनाम हर्बर्टल नियम के अपवाद माना जाता है, इन कार्यों को यदि किया जाता है तो उन्हें न्याय संगत नहीं माना जाता है और अल्पमत अंशधारी बहुमत अंशधारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला है कंपनी के अधिकारातीत कार्य या अल्ट्रा वायरस एक्ट। अर्थात यदि कंपनी के संचालकों के द्वारा शक्ति से परे या पार्षद सीमा नियम के बाहर जाकर कोई कार्य किया गया है या ऐसा कार्य किया गया है जो कानून के द्वारा वर्जित है, या कंपनी के धन का प्रयोग संचालकों के द्वारा व्यावसायिक या व्यक्तिगत कार्य के लिए किया गया है, तो ऐसे कार्य अल्ट्रा वायरस एक्ट माने जाते हैं जो कि नियम के विरुद्ध होते हैं। इन दशाओं में कंपनी के अल्पमत अंशधारियों के द्वारा बहुमत अंशधारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसको पास करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता थी, पर यदि उस प्रस्ताव को साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है तो यह भी नियम विरुद्ध माना जाता है और इस दशा में अल्पमत अंशधारी बहुमत अंशधारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्पमत सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य। यदि संचालकों के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया गया है जिससे कंपनी के संपत्ति का स्वामित्व का हरण होता है या फिर
अल्पमत सदस्यों के अंशों के स्वामित्व का हरण होता है। तो ये दोनों ही कार्य कपटपूर्ण कार्य माने जाते हैं और इससे जो अल्पमत अंशधारियों को या कंपनी को क्षति होती है उसके विरुद्ध अल्पमत अंशधारी बहुमत अंशधारियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी के किसी सदस्य के व्यक्तिगत हितों को क्षति पहुंचाने वाले कार्य। इसका अर्थ है कि यदि संचालकों के द्वारा या बहुमत अंशधारियों के द्वारा किसी सदस्य को कंपनी की सभा में उपस्थित होने से वंचित कर दिया जाता है या किसी अंशधारी के मत को रिकॉर्ड करने से मना कर दिया जाता है या किसी अंशधारी को लाभांश प्रदान नहीं किया जाता है, ये तीनों ही कार्य किसी अंशधारी के महत्वपूर्ण अधिकार हैं। इन अधिकारियों से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि ऐसे कोई कार्य किए जाते हैं जिससे किसी अंशधारी को व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है तो वह अंशधारी बहुमत अंशधारियों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। इसके अतिरिक्त है न्यासी कर्तव्य का उल्लंघन। न्यासी या ट्रस्टी का अर्थ आप सभी जानते हैं। ट्रस्ट वह होता है जिसका कर्तव्य होता है कि वह सामुदायिक हित के लिए कार्य करे और ऐसे निर्णय ले जिससे सभी का कल्याण हो। यही बात कंपनी के लिए भी मानी जाती है, परंतु चूंकि कंपनी का हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है कि कंपनी में प्रत्येक सदस्य का दायित्व उसके अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, तो कंपनी में साझेदारी या फिर न्यास की व्यवस्था नहीं है, पर यह माना जाता है कि संचालक मंडल को न्यास के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी को भी क्षति पहुंचे। तो यदि ऐसा कोई कार्य किया जाता है तो उसे भी न्याय विरुद्ध माना जाता है और अल्पमत अंशधारी उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि दोषी सदस्य कंपनी पर नियंत्रण रख लेते हैं और किसी अंशधारी को या सदस्य को किसी प्रस्ताव को रखने से वंचित करते हैं तो इसके विरुद्ध भी अल्पमत अंशधारी वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो यदि किसी सदस्य को प्रस्ताव रखने से वंचित किया जाता है या उसे अपनी बात नहीं रखने दी जाती है तो वह उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकार से अल्पमत अंशधारियों को बहुत से उपचार प्राप्त हैं, जिसे हम संक्षेप में यदि कहें तो सबसे पहले सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत उन्हें वाद करने का अधिकार होता है। इस दशा में कंपनी प्रतिवादी होती है और संबंधित संचालक को सप्रतिवादी के रूप में रखा जाता है। इसके अतिरिक्त किसी अल्पमत अंशधारी के व्यक्तिगत हितों का यदि उल्लंघन होता है तो उस दशा में वाद प्रस्तुत कर सकता है। कंपनी को कुप्रबंध से बचाने के लिए भी कंपनी अधिनियम की धारा 397 एवं 398 में अल्पमत अंशधारियों को बहुत से उपचार प्राप्त हैं, जिससे कि कंपनी को कुप्रबंध से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त बहुमत अंशधारियों के द्वारा यदि कंपनी की संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाता है या कंपनी के संबंध में न्यास भंग का दोषी उन्हें पाया जाता है तो अल्पमत अंशधारी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं और बहुमत अंशधारियों को कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुमत की यदि नीति दमनात्मक है जिसके कारण कंपनी को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है तो कोई भी अल्पमत अंशधारी ट्रिब्यूनल में कंपनी के समापन के लिए आवेदन कर सकता है। इतना अधिकारों से प्रदान किया गया है। तो संक्षेप में यदि कहा जाए तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कंपनी में अल्पमत अंशधारी और बहुमत अंशधारियों में संतुलन होना बहुत आवश्यक है। यदि कंपनी का व्यवसाय को सुचारू रूप से संचालित करना है तो बहुमत और अल्पमत अंशधारियों के अधिकारों में उचित सामंजस्य होना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रणाली है, सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। यदि किसी प्रस्ताव से किसी के व्यक्तिगत क्षति पहुंचती है तो संचालकों का दायित्व है कि इस बात का ध्यान रखें कि किसी को क्षति न पहुंचे और सभी का हित हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो और कंपनी सुचारू रूप से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो। इसीलिए बहुमत और अल्पमत अंशधारियों में किसी प्रकार का विरोध या कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और कंपनी को सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।